हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज इसी क्रम में हम पढ़ेंगे 7वां पार्ट वीडियो। इसके पहले हम लोगों ने 6 पार्ट तक अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। जो भी छात्र बीए द्वितीय वर्ष में हैं और उनका सब्जेक्ट इतिहास है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो आपको ज़रूर समझ में आएगा और आप लोग अब अच्छी तरीके से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी आने वाला है। ओके, बिल्कुल कम समय बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कीजिएगा और मन तन से मेहनत कीजिए। ओके, ये 7वां पार्ट वीडियो है, जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगर ये सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और अच्छे मार्क ला पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, घंटी वाला बटन जरूर दबाइएगा। इससे क्या होगा कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आपको सभी वीडियो की जानकारी पहले मिलेगी। ओके, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ओके, तो देरी न करते हुए हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मन तन से पढ़ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर कोई भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो उसका नंबर बिल्कुल नहीं मिलना है। और डिस्क्रिप्टिव में अगर कुछ भी आपने लिख दिया है तो उसका नंबर मिल भी सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो को हमारे पूरे देखिए। जितने भी वीडियो अपलोड किए हमने, कोई भी सब्जेक्ट हो, जो भी सब्जेक्ट आपका हो, उसको पूरा देखिए। हमने बिल्कुल सीरीज वाइज, पार्ट वाइज पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया है A to Z। ओके, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मंथन से तैयारी कीजिए। आप ऑब्जेक्टिव अगर निकाल पाएंगे, डिस्क्रिप्टिव तो अपने आप निकल जाएगा। कुछ भी लिख के चले आइएगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ाई करना है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि आपके पाठ्यक्रम में 13वां चैप्टर है 1929 की महामंदी। तो उस चैप्टर से ये सभी क्वेश्चन लिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 301 है। सरकारों ने, यहाँ पर 35 होगा, क्या होगा 35 सरकारों ने स्वर्णमान का कब परित्याग किया? 4 ऑप्शन है, 1930, 1931, 1932, 1928। 35 सरकारों ने स्वर्णमान का कब परित्याग किया? देखिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1932, तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 35 सरकारों ने स्वर्णमान का कब परित्याग किया? 1932 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में एक महामंदी आई थी, है ना। इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था अमेरिका के ऊपर। उस समय की बात, यहाँ पर हजारों कारखाने बंद हो गए थे और हजारों बैंक दिवालिया हो गए थे। दिवालिया मतलब उनके काम धंधे बिल्कुल बंद हो गए थे। जनता का जो पैसा जमा था वो भी देना बैंकों ने बंद कर दिया था, तो उनको बोला जाता है दिवालिया हो गए थे। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 302। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? 4 ऑप्शन है, 1919, 1920, 1918, 1917। तो ये क्वेश्चन हम कई बार करा चुके हैं पिछले वीडियो में, तो वीडियो आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपको आ रहा होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1918, तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1918 ईस्वी में। इसकी शुरुआत होती है 28 जून 1914 ईस्वी को, है ना। आर्क ड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया का निवासी था, इसकी हत्या हो जाती है। तो इन लोगों को, ऑस्ट्रिया के निवासी जो थे, उनको पता चला कि सर्बिया के आतताइयों लोगों ने इसकी हत्या की, तो सर्बिया और ऑस्ट्रिया से युद्ध छिड़ जाता है। जब सर्बिया और ऑस्ट्रिया से युद्ध होने लगता है तो यही युद्ध धीरे धीरे विश्व युद्ध के रूप में बदल जाता है। ओके, ये युद्ध 4 वर्ष 3 माह 11 दिन तक चलता है। लगभग उस समय 1914 ईस्वी में 10 खरब रुपए इसमें प्रत्यक्ष रूप से खर्चा हुए थे। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 303। तीसा की महान मंदी हम किसे कहते हैं? महामंदी या महान मंदी? ओके, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है 1921 की वैश्विक मंदी, ऑप्शन नंबर बी है 1920 की वैश्विक मंदी, ऑप्शन नंबर सी है 1929 की वैश्विक मंदी और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। देखिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1921 की वैश्विक मंदी। ओके, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1921 की वैश्विक मंदी, या जिसे हम तीसा की महामंदी के नाम से भी जानते हैं, है ना, ये 1921 की महामंदी है। महामंदी का अर्थ ये होता है कि जब कभी उत्पादन ज़्यादा हो जाता है और ख़रीदार उसके कम हो जाते हैं तो उस समय मंदी आ जाती है।
ओके, उस समय बेरोजगारों की भी संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि जब मंदी आती है तो कारखाने के जो मालिक होते हैं वो अपने वर्करों को निकालने लगते हैं, तो इससे काफ़ी प्रभाव पड़ता है हमारे समाज के ऊपर। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 304। इस महायुद्ध में प्रत्यक्ष रूप से कितने रुपए खर्च हुए थे? किस महायुद्ध में? प्रथम विश्व युद्ध में। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इस महायुद्ध में प्रत्यक्ष रूप से कितने रुपए खर्च हुए? 5 अरब, 10 अरब, 10 खरब, 20 खरब। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 10 खरब, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को समाप्त होता है, यानी इस दिन युद्ध की विराम की घोषणा होती है। ये 4 वर्ष 3 माह 11 दिन, यानी आप कह सकते हैं कि 4.25 वर्ष युद्ध के इस महाविनाश मूल्य के आकलन के बाद पता चला कि 10 खरब रुपए प्रत्यक्ष रूप से खर्च हुए हैं। ओके, तो याद रखेंगे सी आपका राइट ऑप्शन होगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 305। विश्वव्यापी मंदी के क्या कारण थे? 4 ऑप्शन है। प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थिति, संरक्षणवादी नीति, औद्योगिक मुनाफा, लाभ श्रमिकों को न मिलना, ये सभी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विश्वव्यापी मंदी 1929 में जो विश्वव्यापी मंदी आई थी उसके ये सभी कारण थे। एक तो प्रथम विश्व युद्ध से जो उत्पन्न परिस्थितियां थी, है ना, बहुत सारे लोग मारे गए थे उसमें। दूसरा संरक्षणवादी नीति, और तीसरा औद्योगिक मुनाफा। इसमें होता क्या था कि जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक थे उनको मुनाफा तो मिलता था, लेकिन वो जो निम्न लोग थे, जो उनके वर्कर थे, जो गरीब जनता थी, उनको वो लाभ नहीं देते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी भी जो सरकारी रेट मनरेगा चलता है ना, मनरेगा जो सरकारी रेट है उसका मात्र 240 रुपये है, जबकि आम जनता जब कोई घर बनवाता है या कहीं और काम करने जाते हैं प्राइवेट सेक्शन में, तो वहाँ ज़्यादा रुपए मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लोग कितना शोषण करते हैं। अमीर लोगों को कभी भी नुकसान नहीं आता, चाहे मंदी आए या तेजी आए, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन गरीब जनता पर ये प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 306। महायुद्ध के बाद अमेरिका में आर्थिक स्थिति में गिरावट आई, समृद्धि आई, दोनों, कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा समृद्धि आई, तो बी आपका राइट ऑप्शन होगा। महायुद्ध के बाद अमेरिका में आर्थिक स्थिति में क्या हुई? समृद्धि आई। देखिए हुआ क्या था कि युद्ध के दौरान अमेरिका जो था यूरोपीय मॉडल नहीं खरीद पा रहा था। ओके, जिससे यूरोप के पास क्या हो जाती थी? डॉलर की कमी होती थी, क्योंकि व्यापार का जो आदान प्रदान था वो बंद हो गया था। यूरोप के पास क्या हुआ? डॉलर की कमी हो गई। अब अमेरिका का कर्जा चुकाने के लिए क्या हुआ कि इन लोगों ने, यूरोप के लोगों ने सोने का आदान प्रदान किया। किसका? सोने का आदान प्रदान किया, जिससे अमेरिका और फ्रांस दोनों के पास गोल्ड अधिक हो गया और इसमें क्या हुई? समृद्धि आई। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 307 नंबर। शेयरों की सट्टाबाजी कब अपने शिखर पर पहुंच गई? 1921 तक, 1922 तक, 1929 तक, कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1929 तक। शेयरों की सट्टाबाजी कब अपने शिखर पर पहुंच गई? 1929 तक। अब शेयर क्या होते हैं? आपने सुना होगा 2 प्रकार के शेयर होते हैं, एक शेयर मार्केट होता है और दूसरा स्टॉक मार्केट होता है। शेयर होता क्या है कि बहुत सारी कंपनी जो हैं ये आपस में शेयर खरीदते और बेचते हैं, है ना। इसमें किसी लोगों को नुकसान भी होता है, किसी को फायदा भी होता है, जैसे इसका मार्केट भाव रहता है। आजकल बहुत सारे ट्रेंडिंग ऐप हैं जिसमें पैसा लगाया जाता है ट्रेंडिंग से, है ना, उससे पैसा कमाया जाता है। तो उसी प्रकार शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट होते हैं, जिनमें बहुत सारे कंपनी आपस में बिजनेस करते हैं, शेयर को खरीदते हैं, मुनाफा होता है और घाटा भी होता है। ओके, अगला प्रश्न। जो भी छात्र अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। ओके, आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। प्रश्न संख्या 308।
वैश्विक मंदी 1929 के विश्व के परिवेश में किन पर प्रभाव पड़े? जो 1929 में वैश्विक मंदी आई थी, महामंदी आई थी, उस पर विश्व के परिवेश में किन किन देशों पर अधिक प्रभाव पड़ा है? ये कहने का मतलब है 4 ऑप्शन है, अमेरिका पर, यूरोप पर, दोनों पर, कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा दोनों पर। तो इसमें जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था अमेरिका पर और यूरोप पर, तो ए और बी दोनों सही है, निश्चित आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 309। वैश्विक महामंदी 1929 का सर्वप्रथम प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ा? 4 ऑप्शन है, अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका। वैसे तो यूरोप पर भी प्रभाव पड़ा था, लेकिन यूरोप ऑप्शन में है नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमेरिका। वैश्विक महामंदी 1929 का सर्वप्रथम प्रत्यक्ष प्रभाव जो पड़ा था वो अमेरिका पर पड़ा था। 1929 की महामंदी के कारण सर्वप्रथम उसका प्रत्यक्ष प्रभाव अमेरिका पर पड़ा। वहाँ हजारों कारखाने बंद हो गए और हजारों बैंक दिवालिया हो गए। बैंक दिवालिया होने का मतलब क्या होता है कि बैंक की आमदनी नहीं हो पाती है, वो जिन मार्केटों में पैसा लगाते हैं वहाँ आमदनी नहीं होता है ना। तो इससे क्या होता है कि जनता का पैसा वापस नहीं हो पाते हैं, कर पाते हैं वो लोग, तो क्या कहते हैं कि ये बैंक दिवालिया हो गए। ओके, आपने बहुत सारे बैंक जैसे पल्स, आसमा, ये सारे बैंक आपने सुना होगा जो दिवालिया हो गए, भविष्य में फिर वो दोबारा नहीं चलती। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी इस वीडियो का पीडीएफ आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 310। 1932 में अकेले ब्रिटेन में ही बेकारों की संख्या हो गई। बेकारों मतलब बेरोजगार, कितने लोग बेरोजगार हो गए? तो 1932 में अकेले कितने ब्रिटेन में ही बेरोजगार हो गए थे? 30 लाख, 32 लाख, 42 लाख और कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा 32 लाख। तो बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1932 ईस्वी में अकेले ब्रिटेन में ही बेकारों की संख्या या बेरोजगारों की संख्या कितनी हो गई थी? 32 लाख। देखिए, महामंदी की शुरुआत होती है 1929 ईस्वी से। कितने से? 1929 ईस्वी की महामंदी की शुरुआत होती है। मात्र 3 साल के अंदर अकेले ब्रिटेन में ही 32 लाख लोगों बेरोजगार हो जाते हैं, है ना। रूस को छोड़कर बाकी सभी देशों का यही हाल था उस समय। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 311। 1930 में यूरोप में ऋण का भुगतान किस रूप में करना पड़ा? नगद रूप में, चांदी के रूप में, या स्वर्ण के हस्तांतरण से? कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्वर्ण के हस्तांतरण से, यानी गोल्ड, यानी सोना के आदान प्रदान से। ओके, 1930 ईस्वी में क्षतिपूर्ति एवं जो ऋण का भुगतान था वो गोल्ड के हस्तांतरण द्वारा करना पड़ा था। ओके, अमेरिका में अधिक मात्रा में सोना को भेजा गया था, इससे क्या हुआ था कि अन्य देशों में सोने का अभाव हो गया था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 312। विश्व को आर्थिक संकट से उबारने के लिए किसने यंग योजना चलाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में प्रत्येक वर्ष ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विश्व को आर्थिक संकट से उबारने के लिए किसने यंग योजना चलाई? 4 ऑप्शन है, हूवर, क्लेमेंसो, रूजवेल्ट, कोई नहीं। देखिए, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हूवर। तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। विश्व को आर्थिक संकट से उबारने के लिए किसने यंग योजना चलाई? हूवर। हूवर कौन थे? ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। हुआ क्या था कि इन्होंने यंग योजना का निर्माण किया, इसलिए कि इन्होंने तय किया कि जो जर्मनी के द्वारा ऋण दिया जा रहा था, है ना, जो जर्मनी के युद्ध के दौरान जो जर्मनी के द्वारा ऋण दिया जा रहा था, इन्होंने ये कहा कि इसके उन्नति के लिए 1 वर्ष तक कोई वसूली ना किया जाए। तो इसमें निर्माण किया था यंग योजना का। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 313। किस योजना के अनुसार जर्मनी को वार्षिक किस्त पर ऋण उसकी उन्नति के लिए दिया जाने लगा? है ना, 4 ऑप्शन है, लंदन सम्मेलन, यंग योजना, दोनों, कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा यंग योजना। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। जर्मनी को वार्षिक किस्त पर ऋण उन्नति के लिए दिया जाने लगा,
यंग योजना के अनुसार। जब यंग योजना को निर्माण किया था हूवर ने, किसने किया था, अभी हमने बताया था हूवर ने, जब अमेरिका का राष्ट्रपति हूवर ने यंग योजना का निर्माण किया तो उसके द्वारा क्या हुआ था कि जो 1 वर्ष तक जो लोगों का कर्जा था जर्मनी का, तो वो बंद हो गया था, यानी देना बंद हो गया था 1 वर्ष के लिए, और उसी कर्जे से जो पैसा देते थे वो लोग, उसी पैसे से वो लोग अपना बिजनेस की शुरुआत की, है ना, तो अपनी उन्नति की शुरुआत की। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 314, महामंदी के कारण जनता को सामना करना पड़ा, बेरोजगारी, भुखमरी, बेकारी, ये सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। जब महामंदी आती है देश में तो हर प्रकार की समस्या आपके ऊपर आकर के खड़ी हो जाती है। हो सकता है कि बेरोजगारी हो जाए, भुखमरी हो जाए, बेकारी हो जाए, तो ये सभी समस्याएं महामंदी के दौरान पाई जाती हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 315, आर्थिक महामंदी ने किस देश में समाजवाद को स्थापित करने में सहयोग दिया? 4 ऑप्शन है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आर्थिक महामंदी ने किस देश में समाजवाद को स्थापित करने में सहयोग दिया? जर्मनी में। ओके, आर्थिक महामंदी के कारण जर्मनी में राष्ट्रीय समाजवाद को स्थापित करने में सहयोग दिया। दोस्तों, हम जानते हैं कि जब युद्ध होता है या कोई विपत्ति आती है हमारे देश में, तो उससे बहुत सारी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो कभी नहीं हुई होती। पहले क्या था कि जो शासन व्यवस्था थी ये हमारे संविधान पे नहीं चलता था, ये समाजवाद नहीं था, उसमें राजतंत्र था, है ना। लेकिन अब वो हट करके लोकतंत्र हो गया है। यही आर्थिक जो महामंदी 1929 में आई थी, उसमें जर्मनी में समाजवाद की स्थापना कर दी। तो कभी कभी विपत्तियों में भी हम लोगों को कुछ अवसर मिल जाते हैं अपने समाज को सुधारने के लिए, देश को बदलने के लिए। ओके, तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 316, किसने लिखा है कि वस्तुओं की पूर्ति ही बाजार का निर्माण करेगी? ये सारी चीज़ें आपको इकोनॉमिक्स में बेहतर तरीके से पढ़ने को मिलेगा। ओके, अगर आप इकोनॉमिक्स लिए हुए हैं, अर्थशास्त्र सब्जेक्ट है आपका, तो हमारे अर्थशास्त्र की वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें समझ में आएंगी। ओके, तो किसने लिखा है कि वस्तुओं की पूर्ति ही बाजार का निर्माण करेगी? तो बाजार के विषय में हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है। ओके, तो 4 ऑप्शन है, अर्थशास्त्री जे.बी. से, यानी जे.बी. से मतलब होता है, इनका पूरा नाम है, एक अर्थशास्त्री थे जिनका पूरा नाम था जीन बैप्टिस्ट से। ओके, ये फ्रेंच के इकोनॉमिस्ट थे, यानी फ्रेंच अर्थशास्त्री थे। ओके, दूसरा ऑप्शन है रसेल, तीसरा ऑप्शन है मूर, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अर्थशास्त्री जे.बी. से, तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने लिखा कि वस्तुओं की पूर्ति ही बाजार का निर्माण करेगी। आपने देखा होगा कि कभी कभी मार्केट में कि कोई चीज़ ज़्यादा उपलब्ध हो जाती है तो उसका रेट सस्ता हो जाता है, या जिसकी कमी हो जाती है तो वो महंगा हो जाता है। तो कोई गवर्नमेंट उसका रेट बढ़ाती घटाती नहीं है, ये पूर्ति के हिसाब से रेट सस्ता होता है, महंगा होता है। जैसे मान लीजिए आलू का उत्पादन ज़्यादा हो गया, आलू सस्ता हो जाएगा, उत्पादन कम हुआ, महंगा हो जाएगा, तो ये बाजार का निर्माण करता है। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 317, लंदन घोषणा जिसमें 14 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, कब जारी किया गया? 14 जुलाई 1941, 14 जून 1941, 20 जून 1942, कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 14 जुलाई 1941। लंदन घोषणा जिसमें 14 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ये कब जारी किया गया था? 14 जुलाई 1941। तो ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 318, वैश्विक मंदी के समय फ्रांस का राष्ट्रीय ऋण $34,182 से बढ़कर कितना हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये कई वर्षों से पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है, 1,47,452 मिलियन फ्रैंक, बी ऑप्शन है 1,47,472 मिलियन फ्रैंक, सी ऑप्शन है 2,42,572 मिलियन फ्रैंक, डी ऑप्शन है कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ओके सॉरी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1,47,472 मिलियन फ्रैंक। ओके, फ्रैंक क्या है? मुद्रा है। क्या है? मुद्रा। 1 फ्रैंक के बराबर होता है 81 रुपये,
अपने यहाँ जो रुपया चलता है ना, 81 रुपये के लगभग बराबर होता है एक फ्रैंक। आपने डॉलर का नाम सुना होगा, तो एक डॉलर जो होता है लगभग 75 या 76 रुपये के बराबर होता है इंडिया रुपये, है ना, इंडियन रुपये में। तो फ्रैंक जो होता है 81 रुपये के बराबर होता है और डॉलर जो होता है 75 रुपये के बराबर होता है। देखिए, जब वैश्विक महामंदी आई है, फ्रांस का राष्ट्रीय जो ऋण था वो 34,182 डॉलर था, लेकिन वैश्विक मंदी के बाद ये हो गया था 1,47,472 मिलियन फ्रैंक। इसी तरह जो इंग्लैंड का ऋण था वो 70 करोड़ 8 लाख था, लेकिन जब ये वैश्विक महामंदी के बाद ये बढ़ करके 7 अरब 43 करोड़ रुपए हो गया है। ओके, अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 319। जर्मनी का राष्ट्रीय ऋण 5,000 मिलियन मार्क से बढ़कर कितना हुआ? 4 ऑप्शन है, 1,60,600 मिलियन मार्क, 1,70,000 मिलियन मार्क, 1,80,000 मिलियन मार्क, 2,60,000 मिलियन मार्क। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1,60,600 मिलियन मार्क, यानी ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जर्मनी का जो राष्ट्रीय ऋण था 5,000 मिलियन मार्क था, लेकिन बढ़कर के बाद में हो गया 1,60,600 मिलियन मार्क। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 320। विनिमय संबंधी समझौते में क्या शामिल था? विनिमय संबंधी समझौते में क्या शामिल था? कोयले के बदले गेहूं, शक्कर के बदले मशीनें, दोनों, कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोनों, तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कोयले के बदले गेहूं और शक्कर के बदले मशीनें। ओके, तो विनिमय संबंधी समझौते में यही दोनों शामिल थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 321। वैश्विक मंदी के समय कुल कितने करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट हुई? वैश्विक मंदी के समय कुल कितने करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट हुई? 12,000 करोड़ रुपए, बी ऑप्शन है 13,200 करोड़ रुपए, सी ऑप्शन है 70,000 करोड़ रुपए और डी ऑप्शन है 85,000 करोड़ रुपए। देखिए, राइट ऑप्शन हो जाएगा 13,200 करोड़ रुपए, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। वैश्विक मंदी के समय कुल कितने करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट हुई? 13,200 करोड़ रुपए, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 322। अमेरिकी फेडरल रिजर्व बोर्ड के अनुसार लड़ने वाले राष्ट्रों का संयुक्त व्यय 1918 ईस्वी तक कितना हो गया था? 36,000 मिलियन पाउंड, 37,000 मिलियन पाउंड, 35,000 मिलियन पाउंड या 18,000 मिलियन पाउंड। देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 35,000 मिलियन पाउंड, तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, कितना हो गया था? 35,000 मिलियन पाउंड। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 323। विश्वव्यापी महामंदी के कारण विश्व व्यापार में परिवर्तन हुआ। व्यापार वृद्धि, व्यापार संकुचित, व्यापार विनाश, ये सभी। तो व्यापार संकुचित हो गया था, यानी छोटा व्यापार हो गया था, व्यापारों की संख्या कम हो गई थी, है ना। तो विनाश तो नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ विश्वव्यापी जब महामंदी आया था, तो लेकिन जो व्यापार था अधिक क्षेत्र में सीमित ना रह करके एक थोड़े क्षेत्र में सिमट करके रह गया था, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 324। संकुचित आर्थिक नीति के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में फैलाव हुआ, स्थिर रहा, गतिरोध पैदा हुआ, कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, गतिरोध पैदा हुआ। संकुचित आर्थिक नीति के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गतिरोध पैदा हुआ, यानी जो आर्थिक नीति थी संकुचित हो गई, उसके कारण व्यापार भी संकुचित हो गया, व्यापार में बाधक भी आया, है ना, तो गतिरोध पैदा हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 325। 1929 से 30 से पूर्व किस वर्ष गंभीर आर्थिक मंदी थी? 1830, 1840, 1831, 1834। बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1840। ओके, 1929 की महामंदी आने से पहले 1840 ईस्वी में महामंदी आई थी। ओके, गंभीर महामंदी आई थी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 1840। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 326। वॉल स्ट्रीट संकट कब उत्पन्न हुआ?
वॉल स्ट्रीट संकट कब उत्पन्न हुआ? अक्टूबर 1925, अक्टूबर 1928, अक्टूबर 1929, अक्टूबर 1932। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अक्टूबर 1929। तो वॉल स्ट्रीट संकट कब उत्पन्न हुआ? अक्टूबर 1932, यानी सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 327, क्षतिपूर्ति से संबंधित इस्पा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? 1918, 1919, 1920, 1922। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1922, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब भी इस्पा सम्मेलन की बात होती है तो कब हुआ था वो? 1922 ईस्वी में, तो याद रखेंगे, है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 328, आर्थिक महामंदी ने किस देश में समाजवाद को स्थापित करने में सहयोग दिया? इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था जर्मनी, फ्रांस, इटली, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आर्थिक महामंदी ने किस देश में समाजवाद स्थापित करने में सहयोग दिया? जर्मनी में। ओके, जर्मनी का तानाशाह कौन था बताइए? जर्मनी का तानाशाह कौन था? हिटलर। ओके, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 329, कार्बोनरी क्या थी? कार्बोनरी क्या थी? गुप्त संगठन, सैन्य संगठन, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। देखिए कार्बोनरी जो है ये एक गुप्त संगठन थी, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हमेशा पूछा जाता है कि कार्बोनरी क्या थी। ये एक गुप्त संगठन था। जैसे कई देश मिलकर के एक संगठन बनाते थे, अगर कोई देश उस पर आक्रमण करता है तो वो देश मिलकर उस पर आक्रमण करते थे। तो ये होता था एक गुप्त संगठन, एक क्रांतिकारियों का समूह भी होता कह सकते हैं आप, है ना। एक नेटवर्क होता है गुप्त संगठन का, जैसे इस समय नाटो है, लेकिन जो ये कार्बोनरी संस्था थी ये गुप्त संगठन था। इसमें फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, रूस, ब्राज़ील और सारे देश सम्मिलित थे इसमें। ओके, अब जैसे नाटो में बहुत सारे देश सम्मिलित हैं, उसी तरह ये पहले कार्बोनरी गुप्त संगठन हुआ करता था। इसमें फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, रूस, ब्राज़ील आदि बहुत सारे देश सम्मिलित थे। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 330, एड्रियानोपल की संधि कब हुई? 4 ऑप्शन है, 1830 ईस्वी में, 1838 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, 1836 ईस्वी में। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1829 ईस्वी में, तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एड्रियानोपल की संधि कब हुई? 1829 ईस्वी में। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 331, सेवों की संधि मित्र देशों ने किस देश के साथ की? किसके देश के साथ की? नहीं, किस देश के साथ की? ओके, जर्मनी, टर्की, फ्रांस, रूस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टर्की, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, टर्की नहीं है, टर्की। टर्की एक देश है जो सेवों की संधि हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 332, जर्मनी ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? 20 सितंबर 1839, 1 सितंबर 1839, 20 सितंबर 1930 या 17 सितंबर 1939। राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 सितंबर 1939, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जर्मनी ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? 1 सितंबर 1939। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 333, मीन कैंप मेरा संघर्ष के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, नेपोलियन बोनापार्ट, महात्मा गांधी, मुसोलिनी, हिटलर। तो इसके लेखक जो है हिटलर, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हिटलर के नाम से आप परिचित ही होंगे। कहाँ का तानाशाह था? जर्मनी का। और इटली का जो तानाशाह था वो मुसोलिनी था। लेकिन यहाँ बात होती है मेरा संघर्ष बुक लिखी गई थी जिसमें हिटलर ने लिखा था इसको। ओके, हिटलर का पूरा नाम होता है एडोल्फ हिटलर, जो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक था, उसका अध्यक्ष था। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 334, इटली में फांसी दल को कानूनी मान्यता कब दी गई? 1920 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में।
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1920 ईस्वी में। तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इटली में फांसी दल को कानूनी मान्यता कब दी गई थी? 1920 ईस्वी में। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 335, किस नियम के द्वारा मंत्री परिषद के सदस्य अब ग्रांड काउंसिल के भी सदस्य होंगे? तो चार ऑप्शन है 2926, 1926, 3926, 1920। राइट ऑप्शन हो जाएगा 1926। बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 336, 14 से 18 वर्ष के बालकों के लिए कौन सी संस्था शिक्षा देती थी? फिगली डे माथुपा, वलीला, अवान गार्डिया, ये सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी अवान गार्डिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा कि 14 से 18 वर्ष के बालकों के लिए कौन सी संस्था शिक्षा देती है? अवान गार्डिया। इसी प्रकार 6 से 8 वर्ष के बच्चों को कौन शिक्षा देती है? फिगली डेमा। कौन शिक्षा देती है? फिगली डेमा। और 8 से 14 वर्ष के बच्चों को कौन शिक्षा देती है? वलीला। कौन शिक्षा देती है? वलीला। 8 से 14 ये याद रखिएगा। 6 से 8 फिगली डे माथुपा, ये याद रखिएगा। और 14 से 18 अवान गार्डिया, तो ये याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 337, फिगली डे माथुपा का सदस्य किस वर्ष के बालकों को बनाया जाता था? 6 से 8 वर्ष, 8 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष, कोई नहीं। अभी हमने बताया 6 से 8 वर्ष। फिगली डे माथुपा का सदस्य किस वर्ष के बालकों को बनाया जाता था? जो 6 से 8 वर्ष के बालक होते थे उनको फिगली डे माथुपा का सदस्य बनाया जाता था। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 338, 8 से 14 वर्ष के बालकों को किस संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता था? ये भी हम बता चुके हैं। 4 ऑप्शन है, अवान गार्डिया, फिगली डे माथुपा, वलीला, कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वलीला। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 8 से 14 वर्ष के बालकों को किस संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता था? वलीला के द्वारा, है ना। ये फिगली डे माथुपा जो है ये 6 से 8 वर्ष के बालकों के लिए है। वलीला 8 से 14 वर्ष के बालकों के लिए है। और अवान गार्डिया 14 से 18 वर्ष के बालकों के लिए है। तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 339, जर्मनी में किस वर्ष काउंसिल सर्वोपरि हो गई? 4 ऑप्शन है, 1920 ईस्वी, 1930, 1940, 1938। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1938। तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जर्मनी में किस वर्ष काउंसिल सर्वोपरि हो गई? 1938। तो डी आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 340, युद्ध में इटली का खर्चा कितने अरब हुआ? युद्ध में इटली का खर्चा कितने अरब हुआ? 10 अरब, 12 अरब, 15 अरब, 8 अरब। राइट ऑप्शन हो जाएगा 12 अरब। जो युद्ध हुआ था उसमें 12 अरब रुपए सिर्फ इटली के खर्चा हुए। तो याद रखेंगे कितना? 12 अरब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 341, फांसीवाद के उत्कर्ष के क्या कारण थे? 4 ऑप्शन है, साम्यवाद का प्रभाव, हेगेलवाद का विचार, भविष्यवादी आंदोलन, ये सभी। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी। फांसीवाद के उत्कर्ष के क्या कारण थे? ये सभी। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब फांसीवाद होता क्या है? देखिए, फांसीवाद एक प्रकार का आंदोलन है जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था को एक सुचारू कार्य पद्धति के विषय में चलाना। ओके, तो ये सभी डी आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 342, मुसोलिनी ने मंत्रिमंडल कब बनाया? 4 ऑप्शन है, 31 अक्टूबर 1922, 20 जून 1919, मार्च 1921 ईस्वी, और कोई नहीं। डी ऑप्शन। देखिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 31 अक्टूबर 1922। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मुसोलिनी कौन था? मुसोलिनी हम बता चुके हैं कि इटली का तानाशाह था। जैसे जर्मनी का तानाशाह हिटलर होता था, उसी तरह इटली का तानाशाह मुसोलिनी था। ओके, अगला प्रश्न संख्या 343, गृह युद्ध से बचने के लिए किसने मुसोलिनी को मंत्रिमंडल बनाने का अधिकार दिया?
4 ऑप्शन है, रूजवेल्ट, विक्टर इमानुअल, क्लीमांसू, ये सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विक्टर इमानुअल, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। गृह युद्ध से बचने के लिए किसने मुसोलिनी को मंत्रिमंडल बनाने का अधिकार दिया? जैसे अभी सरकारों में क्या होता है कि कैबिनेट की बैठक बनाई जाती है, कोई भी कार्य किया जाता है कैबिनेट की राय से किया जाता है, तो उसी प्रकार पहले क्या होता था, राजा के अंतर्गत जो मंत्री होते थे उतने मंत्री नहीं होते थे, तो मुसोलिनी के समय में ऐसा मंत्रिमंडल बनाने का एक सिस्टम बनाया गया था। ओके, तो ये सुझाव किसने दिया था? विक्टर इमानुअल ने। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 344, मुसोलिनी किसका विरोधी था? यहूदी, चीनी, कैथोलिक, ईसाई। मुसोलिनी जो था ये यहूदी विरोधी था, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहूदी विरोधी। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 345, मुसोलिनी व पोप के बीच क्या समझौता हुआ? 4 ऑप्शन है, पोप ने 10 करोड़ डॉलर देने स्वीकार किया, सरकार पादरियों को वेतन देगी, कैथोलिक धर्म राजधर्म माना गया, ये सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी। मुसोलिनी व पोप के बीच जो समझौता हुए थे उस समझौते के अंतर्गत ये तीनों पॉइंटों को नोट किया गया था कि पोप ने 10 करोड़ डॉलर देना स्वीकार कर लिया, सरकार पादरियों को वेतन देगी और कैथोलिक धर्म राज्य धर्म के रूप में माना जाएगा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 346, सिटिकेटिज्म का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन है, धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार या शैक्षिक सुधार। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्थिक सुधार, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिटिकेटिज्म का अर्थ होता है आर्थिक सुधार। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 347, श्रमिक अधिकार पत्र कब घोषित किया गया? 1926, 1927, 1928, 1929। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1927, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। श्रमिक अधिकार पत्र कब घोषित किए गए? 1927। जैसा कि अपने यहाँ आधार कार्ड लागू हुआ, पहचान पत्र लागू हुआ, उसी प्रकार पहले श्रमिक अधिकार पत्र, मनरेगा वाला कार्ड लागू हुआ, जो श्रमिक अधिकार पत्र ये भी है, तो इसी प्रकार वो उस समय में 1927 ईस्वी में एक अधिकार पत्र, श्रमिक अधिकार पत्र जारी किया गया था 1927 में। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 348, मजदूरी के लिए कितने घंटे का समय निर्धारित हुआ? 14 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे। इजी क्वेश्चन है, सभी को आ रहा होगा। मजदूरी के लिए 8 घंटे निर्धारित किया गया। अभी भी जो सरकारी मजदूर होते हैं, सरकारी मजदूर यानी सरकारी कर्मचारी को हम सरकारी मजदूर कहेंगे और प्राइवेट कर्मचारी को प्राइवेट मजदूर कहेंगे, हैं तो मजदूर ही है ना। तो इनके लिए जो टाइम फिक्स किया गया था वो 8 घंटे अभी भी है, लेकिन कुछ प्राइवेट वाले ज़बरदस्ती 12 घंटे कार्य लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो मजदूरी के समय निर्धारित किया गया था वो 8 घंटे किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 349, कॉर्पोरेट स्टेट को कब कानूनी मान्यता दी गई? ध्यान देना, कॉर्पोरेट स्टेट को कब कानूनी मान्यता दी गई? 4 ऑप्शन है, 1928, 1920, 1921, 1925। राइट ऑप्शन हो जाएगा 1928। कॉर्पोरेट स्टेट को कब कानूनी मान्यता दी गई? 1928 ईस्वी में, तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न 50, देश की लोकसभा बनाने के अधिकारी थे? देश की लोकसभा बनाने के अधिकारी थे सैन्य विभाग, आर्थिक विभाग, धार्मिक विभाग या कोई नहीं। तो कौन बना सकते थे? आर्थिक विभाग, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देश की लोकसभा बनाने के अधिकारी थे आर्थिक विभाग, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल हमने इसमें 50 क्वेश्चनों को कंप्लीट किया। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दिए और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है और तैयारी आप लोग बेहतर तरीके से करते रहिए। तो डेली वीडियो अपलोड हो रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन दबा लीजिए, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और तैयारी इतनी बेहतर कर सकें कि आप अपने एग्जाम में 90% मार्क ला सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।